हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई भी आपको स्टडी का आपका कोई वीडियो में लेकर नहीं आ पाई हूँ। उसका कारण था कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉज ले लिया जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं आपको जब वीडियोस दे रही थी तो उस समय भी लगातार है ना कोल्ड और कफ था, तो वीडियो में फिर डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर लिया जाए और उसके बाद आप तक अपनी क्लासेस को शुरू किया जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एलटी ग्रेड और जीआईसी की क्लासेस को अब करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको अपने पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और वो वीडियो मेरे पैड एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही मैंने आपके लिए उसे किया था। सोचा था कंटिन्यू करूँगी, लेकिन फिर मैंने उस वीडियो के बाद ही डिसाइड किया कि नहीं, रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्लास देने का कोई मतलब नहीं है अगर मैं ठीक से आपको तक चीज़ को पहुंचा नहीं पा रही, बात बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ तो उसके बाद आपसे शुरू करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही है ना प्रॉब्लम हो गई थी, खांसी जुकाम, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो रहा था। अभी भी ठीक हो गई हूँ बहुत, लेकिन अभी भी आवाज़ इतनी प्रॉपर नहीं हो रही है थोड़ा बहुत खिचखिच हो रही है अभी भी, लेकिन अभी फ़िलहाल पहले से अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम करने वाले हैं संपूर्ण एनसीईआरटी सार, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और नगरीकरण। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि मैं आज आपको एनसीईआरटी को कवर करा रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि एनसीईआरटी जैसे मैं बुक जो प्रॉपर बुक चलती है वो कराऊंगी। तो उसमें मैंने 6th क्लास आपको करा दिया था। पैटा एग्ज़ाम की वजह से मैंने उसको 7th क्लास को रोक दिया, लेकिन 6 कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपने 6th क्लास नहीं देखी है तो आप वो देख लो। 7th क्लास भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी ही। हो सकता है आज ही शुरू कर दूँ, हो सकता है कल से स्टार्ट करूँ, जैसा समय मिलेगा उस तरह से मैं शुरू कर पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है उसे कवर करते हुए चलते हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं, समय है आराम से। काफ़ी सारी बुक्स हम कवर कर लेंगे अगर हम रिदम में चले तो, और सबसे ज़्यादा मैं अगर रिदम में चली तो, ठीक है। तो चलिए समय गंवाते नहीं हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईज़िली आराम से मिल सके, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था पहले, आपकी पहली क्लास जो आप अभी देख चुके होंगे उसमें मैंने आपको बताया है कि ये 4 एसएसटी की है, तो 4 सब्जेक्ट हैं आपके। तो मैं चारों ही कराऊंगी, जिसमें मैंने आपको पॉलिटी वाला प्रोवाइड करा दिया है, और आज ये इकोनॉमिक्स की अब ये शुरू है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री बचेगा, जो जैसे ही समय मिलता है या बीच में शेड्यूल कोई खाली होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं एक दिन में आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, तो शेड्यूल खाली होता है बीच में, तो मैं उसे डालने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं एनसीईआरटी आपको कराऊं, लेकिन एनसीईआरटी मैं सोच रही थी कि आपको लाइव पे करा दूं, तो एक शेड्यूल बीच में खाली हो जाएगा, क्योंकि लाइव तो हम किसी भी बीच में कर सकते हैं। जैसा आप अगर सही लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लाइव पे एनसीईआरटी कवर करना चाहते हो या ऐसे प्रॉपर वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप मुझे वो बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी सार, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ें आती रहती हैं। 1 लाइनर है, आप देख सकते हो। इसमें हम 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली क्लास शुरू होती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि आप विषय सूची देख सकते हो। राष्ट्रीय आय बजट पढ़ेंगे, राजस्व और राजकोषीय नीति, घाटा, जो नीतिगत आयाम है, वो पूरी इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं ये कहने वाली हूँ, क्योंकि 1 लाइनर है तो फास्ट चलेंगे तो फटाफट ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। और
कुछ बुक्स और हैं मेरे पास जो मैं आपको कवर करा दूँगी, इसके लिए हमें फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात कि हमें ना, मैं एग्ज़ाम पास आएगा तो आपको जैसा कि पता है एग्ज़ाम पास आएगा तो 1 घंटे के वीडियोस हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ आधे घंटे का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। कोशिश यही रहेगी कि जो टॉपिक उठाऊं उसे कवर करूं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना आधे घंटे का मेरे हिसाब से रहना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आधे घंटे का वीडियो रहेंगे, लेकिन जैसे ही, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम डेट आपको पता है दिसंबर में लगी हुई है, तो नवंबर हाफ नवंबर के बाद, या आप ये मान के चलो 1 नवंबर से मैं 1 घंटे की वीडियोस कर दूंगी, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ पाएँ उतना हम कवर कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो हम चलिए पढ़ते हैं, इसमें हम नीतिगत आयाम पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे कौन सा ये क्वेश्चंस आए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आया है, आरआरबी एनटीपीसी पे आया है, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया है, यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया है, यूपी पीसीएस मेंस में आया है, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ जो क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी हम इसको कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, कहाँ आया है इसको नहीं देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी ने, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया 1964 के बाद से। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है 1964 के बाद से। नेक्स्ट है, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द क्या है। तो बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था सी.डी. देशमुख के द्वारा। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था सी.डी. देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है। तो भाई व्यय विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूर्वी खपत भत्ता, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता जो है 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय थी। तो 1947 में पूछा जा रहा है कि उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। तो 249.60 रुपये वार्षिक आय हुआ करती थी प्रति व्यक्ति की, ठीक है। वर्तमान में कितनी वार्षिक आय है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को डैश घटकों में विभाजित किया गया है। तो वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने डैश से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया। तो जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर, ठीक है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट है, एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है। तो भाई ये पहले का क्वेश्चन है, अभी आपको बताना है कितना स्लैब है, ठीक है। 2019 का ये है, ठीक है। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए लाभकारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों के
द्वारा। भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में कौन है? तो अब भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आपका सेवा कर आता है, तो सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? तो ये प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जा सकता है। प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए C+I1CY का सूत्र उपयोग किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन कुल उपभोग और डैश यानी कि सकल राशि आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। वो उत्पादन चक्र अल्पावधि उत्पादन कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। उत्पादन की सीमांत लागत डैश अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले एक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्व स्वामित्व वाले आगतों की लागत का अभिप्राय क्या है? तो भाई अंतर्निहित लागत है, ठीक है। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है क्या? जनसंख्या की वृद्धि, ठीक है। आगे समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति दर्शाती है किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइडेड उत्पादित उत्पादन की इकाई बराबर औसत परिवर्तनीय लागत आएगा, ठीक है। अनधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है। तो अनधिमान वक्र की प्रवणता प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा मापी जाती है। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कम होगा, ठीक है। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक होती है, तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जब तक MP यानी कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद यानी कि AP से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद क्या होता है? बढ़ना जारी रहता है, ठीक है। किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अनधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को उस वस्तु की क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पाद डिवाइडेड बाय श्रम, ठीक है। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को हम कहते हैं औसत लागत। यह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है। तो भाई जो सुनिश्चित लागत होती है वो आपको व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है उसको हम संतुलन कीमत कहते हैं। स्थिर पैमाना का प्रतिफल उत्पादन फलन की एक विशेषता है। ये तब होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन के 4 कारक हैं, तो कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। अल्पकालीन औसत लागत डैश के बराबर होती है। तो भाई औसत परिवर्तित लागत प्लस औसत नियत लागत के बराबर होती है आपकी अल्पकालीन औसत लागत। उत्पाद के डैश चरण में सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है। तो उत्पाद के चरण 2 में सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है। परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद को। इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, ठीक है। पूर्ति वक्र पर वो बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है क्या कहलाती है? तो ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है, ठीक है। जब कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है, कहाँ? पूर्ति वक्र पे, ठीक है।
तो वो ब्रेक इवन बिंदु कहलाता है। डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर ये बेलोचदार होता है। तो सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर ये क्या हो जाता है, बेलोचदार हो जाता है। ठीक है, तो जब धनात्मक होगा तो मांग वक्र लोचदार होगा और जब ऋणात्मक होगा तो ये बेलोचदार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु की मांग में किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है मांग की कीमत लोच। वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया गया कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी, ये कहा है किन्सियन गुणक ने। निवल मूल नेट वर्थ का सूत्र है निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। ठीक है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को जाना जाता है, तो ये उत्पादन के घटक के रूप में इनपुट को जाना जाता है। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को कहा जाता है यथार्थ प्रेरक। ठीक है, डैश के कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होना है परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण। ठीक है, अर्थशास्त्र में संयोजक एक वक्र होता है, ठीक है, जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। इन सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणामस्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है, तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। ठीक है, चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पाद को। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे जाने पे कहा जाता है उपभोग वस्तुएं। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार के द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है अनंतिम सीमा मूल्य। उपभोक्ता के द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को हम कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं का संबंध है आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण के द्वारा मापी जाती है, जिसे शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास रूप में व्यक्त किया जाता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को कहा जाता है कुल लागत के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है। तो भाई ये जानी जाती है औसत लागत के नाम से। हास्यमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हासित होती है। ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी अल्प विकसित और रुद्र। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद था 2.7 लाख करोड़। तो अब आपको बताना है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है वर्तमान में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो भाई प्रयोज्य आय जो होती है वो धन होती है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। जब हम NNP यानी कि निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। तो भाई GDP में निरंतर वृद्धि जो है वो आपका एक अच्छा संकेतक है आर्थिक विकास का। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में निरंतर वृद्धि होगी, इसका मतलब है कि आर्थिक विकास जो है वो अच्छा हो रहा है। हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द
डैश ने गढ़ा था। तो भाई राजकृष्ण जी ने ये शब्द गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। वो क्षेत्र जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो तृतीय क्षेत्र जो है वो भारत की जीडीपी में आपका सर्वाधिक योगदान देता है। बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, से अवमूल्यन घटाने से पर प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन को घटा देते हैं तो उससे जो राशि प्राप्त होगी वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगी। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी है। तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिस्प्रक्शन यानी कि मूल्यह्रास। ठीक है, नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो हम सबको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और दी गई सेवाओं का कुल मूल्य है। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत में राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के पदों में मापा जाता है। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। 2022 और 23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 9.2% थी। अभी वर्तमान में कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है शाख नियंत्रण। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष डैश का अर्थ है जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट है जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक व्यवस्था। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? भाई मध्य प्रदेश है। ठीक है, वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है लेखानुदान। केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित विलय 2017-18 वर्ष किया गया। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को कहा जाता है सतत विकास। ठीक है, आय के 5 मदों के तहत की दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को सकल कुल आय कहा जाता है। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद को। वो संकेतक जो आय की असमानता समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है वो है गिनी गुणांक। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण होगा सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही कथन है किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से। ठीक है, वो बजट जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए वो है शून्य आधारित बजट। रेल बजट के संदर्भ में सही कथन ये है कि भारतीय रेल का बजट संसद से अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है वर्ष 2015 तक। प्राप्तियां और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट में जोड़ी जाती हैं। रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा है। तो अब आपको ये बताना है कि भारतीय रेल का जो बजट है क्या अभी भी अलग से पेश किया जाता है या उसे बजट के अंतर्गत वापस से शामिल कर लिया गया है। मतलब पहले एक था फिर बाद में रेल बजट को अलग कर दिया गया, तो क्या अभी भी अलग है या वो दोबारा से हमारे बजट में मतलब अलग से नहीं होता है, वापस से उसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति आय कम हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्राथमिक घाटा को मापा जाता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है वो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की और वो श्रेणी है आपकी आय निर्धनता और मानव निर्धनता। भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत क्या है? तो सीमा शुल्क है। केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों पर अवयव नहीं है कर प्राप्तियां। ठीक है, आर्थिक क्रिया नहीं है आपकी स्वैच्छिक समाज सेवा। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर कितनी थी? 1966 और से
1996 से 97 में, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय 2004-05 में सबसे कम थी, कहाँ? बिहार में, ठीक है। 2022-23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो गोवा में थी, ठीक है, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार में थी। तो गोवा में आप देख सकते हो 50,000 बोल रही हूँ, 5,02,425 है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर आप बिहार में देखो 47,541 रुपये की है। इस समय 2015 से भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है 2011-12। भारत में बजट में सर्वाधिक योगदान कौन करता है? तो घरेलू क्षेत्र जो है भारत में बजट में आपके सर्वाधिक योगदान करते हैं। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है योजना आयोग, जो कि वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किसने की थी? तो केलकर कमेटी ने जो है की थी, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की शकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा पहले बढ़ा, फिर क्या हुआ? फिर कम हो गया, ठीक है। मार्केट कैप का परिणाम उसके जीडीपी से अधिक है यूएसए की, ठीक है। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी आपकी कम है। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है मुद्रा पूर्ति को। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 2009 और 10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.09% व 2022-23 में 2.1% था, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी है? 10 लाख रुपए है और वर्तमान में कितनी हो गई है भाई? 20 लाख रुपए, ठीक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त करी है 2006 से 7 में, ठीक है। आयकर विभाग के द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता है पते का प्रमाण, ठीक है। समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है, तो कर वंचन के कारण जो है वो समानांतर अर्थव्यवस्था उभरती है। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसमें खपत व्यय में वृद्धि होगी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। उपादान भुगतान प्रवाह का कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है। आय वितरण कोण, उपादान भुगतान प्रवाह का कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है। आय वितरण कोण। सबसे पहले ये तर्क दिया कि उच्च घाटी की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, डेविड रिकार्डो ने, ठीक है। टपकन सिद्धांत, आप मात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? तो आय वितरण के प्रभाव को क्या करता है? ये नज़रअंदाज करता है। व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों के द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न मदों में बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा निवल अप्रत्यक्ष कर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है जीडीपी यानी कि मूल्यह्रास, ठीक है। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग प्रतिशत क्या? 11.8। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। ये राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से कथित घटक नहीं है, निर्यात और आयात व्यय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का व्यापक संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है तो कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। निवल आर्थिक कल्याण की गणना करते समय निम्न मदों में जीएनपी में घटाया जाता है तो शहरी जीवन की भीड़ के समायोजन। एमपी पर जीएनपी में से विदेश से निवल कारक आय घटाने पर हमें एमपी पर जीडीपी प्राप्त होती है। समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे समानता उपयोग किया जाने वाला संकेतक है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का माप मिलता है। ये अनुमान कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की मूल्यवर्धित विधि का एक भाग है। जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर, सांकेतिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी
इंटू 100। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भाई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, नाममात्र जीडीपी के द्वारा मापा गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता के द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग डैश के बराबर होता है, तो 0 के बराबर। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जीएसडीपी। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक के द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जीवीय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीय का पूर्ण स्वरूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड। राज्य की आय जो लोगों के द्वारा बिना कानूनी अधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है कहलाती है राजगामित्व। ये अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की अवधारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। सकल राष्ट्रीय खुशहाली। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद डैश मूल्य वर्धित विधि के द्वारा। ठीक है, आधा घंटा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा ख़त्म करेंगे क्योंकि मैंने आपसे जैसे ही बोला था कि हम वो है ना इसको वैसे ख़त्म करने वाले हैं, मतलब एक एक टॉपिक जो उठाएंगे उसको पूरा का पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा रह गया, फास्ट फॉरवर्ड करा रही हूँ। औसत आय को क्या कहा जाता है? कुछ चीज़ें जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए ना उन पे ध्यान दीजिएगा। और कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उसका मतलब है कि वो आपके आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो औसत आय को क्या कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है औसत आय को। ठीक है, देश के सभी निवासियों की आय कहलाती है कुल आय। ठीक है, जीएनपी का अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर डैश अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिक प्रयोज्य आय क्या है? व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। ठीक, राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी, निगम कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवारों की गई अंतरण अदायगी कहलाती है आपकी व्यक्तिक आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न गणना नहीं की जाती। तो गृहिणी की जो सेवाएं होती हैं उसका जो है गणना नहीं की जाती। आपको क्या लगता है, करना चाहिए? भारत में पहली बार, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं VKRV राव। ठीक है, ये याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से आशय है पुनः विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष है सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है राजकोषीय घाटा। ठीक है, 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार के द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स होता है 15 पैसे। सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है सरकार के द्वारा संग्रहित GST। ठीक है, निम्न राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया। किसने किया था? तो भाई मध्य प्रदेश ने पहली बार चाइल्ड बजट जो है वो प्रस्तुत किया था। केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी 2015-16 में। केंद्रीय बजट 2022-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सप्तऋषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया 2004-5 में। निम्न मद में सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। सरकारी बजट के स्थायित्व कार्य में मुख्य रूप से डैश शामिल होता है। तो मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए हस्तक्षेप जो है वो आपका शामिल होता है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी 2021 और 22 में। भारत सरकार ने पहली बार अपने व्यक्तित्व में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल किया 2005 और 6 में। ठीक है, सरकारी बजट के कार्यों में से एक है आय और संपत्ति का पुनः वितरण। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने गोबर धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।
वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है। आकस्मिक निधि, लोक लेखा और संचित निधि को। पूंजी बजट का एक घटक है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। भारत का केंद्रीय बजट सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया गया है मोरारजी देसाई ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत का केंद्रीय बजट जो है सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया, तो भाई मोरारजी देसाई ने। ठीक है, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में परिवर्तन होगा, 100% बढ़ जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे तो R.K. षणमुखम चेट्टी। ये पहला ही क्वेश्चन था हमारा, याद होगा तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम चेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करके। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट NDCR के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को कर राजस्व प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है। ये उस समय होता है जब मौजूदा खर्च मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है। तो ये है भाई बजट घाटा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था 1950 और 51 में। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति कहलाती है। तो ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। सरकार के द्वारा ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का असर होगा ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती, तो सुरक्षा संबंधी खर्चे की गिनती नहीं की जाती। भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार प्रयोग किया गया था 1987 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट की ये इंपॉर्टेंट है आपका। केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है आर्थिक मामलों के विभाग। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाली, नहीं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाली। तो 2024-25 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो विद्युतीकरण पर जो खर्च होता है वो केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये फिनिश होता है और अब हम राजस्व और राजकोषीय नीति घाटा जो है वो कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती है और आप कौन सी बुक और मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं। आपको अगर चाहते हो कि आपको अगर किसी बुक का मैं आपको दे सकूं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे पास वो होगी या जैसे भी मैं प्रोवाइड करा पाई तो कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि आपको चारों की क्लासेस दी जाएंगी, यानी आपको इकनॉमिक्स भी दिया जाएगा। तो एक दिन आपका पॉलिटी और इकनॉमिक्स का वीडियो आएगा और एक दिन आपका ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री का वीडियो आएगा। मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ चारों को एक साथ करते हुए चलूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।